हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों भारतीय संविधान से। संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो ये क्या कानूनी अधिकार है, क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये मानव अधिकार है, क्या ये प्राकृतिक अधिकार है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, और ये जो अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो द्वारा रोका जा सकता है, क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या फिर शिक्षा का हक। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आज़ादी का जो हक है इसको रोका जा सकता है किसके द्वारा? निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग ने किस प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करें कि दूसरे प्रशासनिक आयोग, जो सेकंड प्रशासनिक आयोग बना था, प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की है। तो वो कौन सा है, कौन सा प्रतिवेदन है? छठा प्रतिवेदन, 8वां प्रतिवेदन या फिर 10वां प्रतिवेदन या फिर 12वां प्रतिवेदन? राइट आंसर की बात करें तो वो जो प्रतिवेदन रहेगा वो 12वां प्रतिवेदन है। इसी के साथ बात करें, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या फिर विदेश मंत्रालय द्वारा? राइट आंसर की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो भारतीय जो नागरिकता है वो हमें गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर में दी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है क्या ये मूल अधिकारों में दिए गए हैं, राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं, संविधान की उद्देशिका में दिए गए हैं या फिर HTTV जो कि साथ में दिए गए हैं? राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ये जो अधिकार है कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो ये राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है? एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसी के साथ प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखने का मौलिक कर्तव्य नहीं है? या फिर सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, क्या ये मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ है ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। अन्य जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड जो प्रभुत्व की बात करता है, एकता और भाईचारे की बात करता है, संविधान के पालन की और राष्ट्रीय ध्वज की जो बात करता है, ये सभी किसमें शामिल है? मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? तो रीट कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, संसद? राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रीट जो जारी कर सकता है किसके लिए? तो दोस्तों मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। 5 तरीकों से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नागरिक अधिनियम है, इसके द्वारा
नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध यानी प्रतिबंधित कर दिया है कि इस आधार पर कोई भी धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर और राष्ट्रीय मूल के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी के साथ बात करें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है। संपत्ति का कह नहीं सकते, स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सेकंड जो करेक्ट रहेगा, संपत्ति का जो अधिकार है ये विधि का अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट नहीं रहेगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो किसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता होती है अभिव्यक्ति की, वो नागरिकों से छीन ली जाती है? कारावास के दौरान, निषेधाधिकार के यानी वीटो के दौरान, या फिर तख्ता पलट जिसे कूप कहा जाता है उसके दौरान, या फिर सेंसरशिप के दौरान? राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो सेंसरशिप जो होता है, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार ये सी परिस्थिति जब सेंसरशिप का कार्य किया जाता है तो उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है, यानी वो जो मूल अधिकार है वो हटा दिया जाता है। भारत के संविधान के में किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णित किया गया है? यानी ऐसा कौन सा भाग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और बात करें तो शांति को बढ़ावा दिया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दिया गया है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं आता, तो वो मतदान का अधिकार। जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकारों में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, या फिर मंत्रिपरिषद? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो मंत्रिपरिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये जो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है वो मंत्रिपरिषद के पास होता है, और मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री, या फिर जो केंद्र में होता है उन्हें कहा जाता है प्रधानमंत्री। तो ये मुख्य क्या होते हैं? नेतृत्वकर्ता होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, या फिर मूल अधिकार? राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा कि मूल जो अधिकार है ये परिवर्तनीय है या इनको बदला जा सकता है। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में कौन शामिल नहीं होता है? सभी राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभाओं की सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट रहेगा। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा से चयनित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति की अवधि भीतर भरी जाएगी, यानी कोई भी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कितने समय में पूर्ण किया जाए, यानी नया राष्ट्रपति बनाने का जो कार्य है वो कितना टाइम तक रोका जा सकता है? तो वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा। 6 माह का जो समय होता है, 6 माह के भीतर एक नए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करना होता है दोस्तों। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राज्यसभा होती है इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद के निम्नोक्त 27 समितियों में से
संसद की जो निम्नलिखित स्थायी समितियां जो थी, किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति में, आकलन समिति में, लोक उपक्रम समिति में, या फिर सरकारी आश्वासन समिति में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। आकलन जो समिति है इसमें कोई भी सांसद नहीं होता, किसी से, राज्यसभा से कोई भी सांसद आकलन समिति में नहीं होता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति का अगर चुनाव का विवाद मामला है तो वो कहाँ भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल। राइट आंसर की बात करें तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी भी कारण या फिर कोई भी मुद्दा क्यों ना हो भारत के अंदर, वो सबसे पहले कहाँ पर भेजा जाता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। क्या भारत के राष्ट्रपति निषेधाधिकार है? हाँ, केवल धन विधेयकों के लिए। इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा नहीं है या फिर नहीं? राइट आंसर की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति है ये निषेध अधिकार रखते हैं, तो ये बात करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिसके तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रहती है? तो 356 के द्वारा 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, या फिर जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त नहीं किया जाता। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगता है उसका समय पूछा गया है हमसे। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो उसका जो समय रहता है, जो कि संविधान के अनुसार 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, तो ये 6 महीने तक लागू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है दोस्तों वो संसद के दोनों सदन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 389 के तहत और अनुच्छेद 392 के तहत। तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 352 के 356 के तहत किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। और ये जो 356 लागू होता है इसका समय जो रहता है वो 6 माह का रहता है, जो हमने अभी पढ़ा। युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति घोषित की जा सकती है? तो युद्ध की स्थिति में जो लागू होता है दोस्तों तो वो 352 लागू होता है। 352 का जो आपात है ये युद्ध के समय लागू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। 25 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करें, जो कि जहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।